रिकॉर्ड चीजें आ रही हैं, क्या वो पूरी दुनिया के साथ साथ इसराइल की आवाम नहीं देख रही? क्या वो उन बयानात पर अंधी हो रही है? नहीं है ऐसा। जो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए किया जा रहा है उसका असर इसराइल की आवाम पे भी आ रहा है। ताज़ा सर्वे है कि 80% से ज़्यादा इसराइल की आवाम समझती है कि हम ये जंग हार गए। नेतन्याहू मुश्किल में फंस चुका है। अब मामला ये है कि नेतन्याहू को हमेशा ही वॉर सूट करती है, यानी जब तक जंग लगी रहती है। अब जैसे ही ये 28 फरवरी की जंग शुरू हुई, नेतन्याहू पर करप्शन के 2 से 3 केसेस अदालतों में चल रहे थे। एक केस ये था कि उसने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर लोगों को फैसिलिटेट किया। एक केस ये था कि एक मीडिया हाउस है वहां पर, उसको इसने अपने हक में बोलने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर जो है वो सपोर्ट किया। करप्शन के केसेस थे, ये केसेस अदालत में चल रहे थे। लेकिन 28 फरवरी की जैसे ही जंग शुरू होती है, इसराइल की अदालत कहती है क्योंकि हम हालत जंग में हैं, तो नेतन्याहू की ये केसेस पेंडिंग कर दिए गए। और फिर जैसे ही ये सीज फायर हुआ तो वो केसेस दोबारा 40 दिन की जंग के बाद जब ईरान के साथ इसराइल का और यूएस का सीज फायर हुआ, ये दोबारा खुल गए। ये पहली मुश्किल है नेतन्याहू के लिए कि वो ये केसेस दोबारा खुल गए। दूसरी मुश्किल ये है कि अमेरिका के इसराइल के वजीर आजम के साथ जो है वो ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, अब इस पे बहुत से लोग ये कहते हैं कि देखिए जी, ये तो दुनिया के दिखाने के लिए होता है। आप मान भी लें कि ये दुनिया के दिखाने के लिए है, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें आ रही हैं, क्या वो पूरी दुनिया के साथ साथ इसराइल की आवाम नहीं देख रही? क्या वो उन बयानात पर अंधी हो रही है? नहीं है ऐसा। जो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए किया जा रहा है उसका असर इसराइल की आवाम पे भी आ रहा है। ताज़ा सर्वे है कि 80% से ज़्यादा इसराइल की आवाम समझती है कि हम ये जंग हार गए। फिर एक फोन कॉल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को पागल कहते हैं तुम दुनिया की सबसे नापसंदीदा शख्सियत हो, इसराइल से लोग नफरत करते हैं और वो नफरत तुम्हारी वजह से करते हैं। फिर जेडी वेंस एक इंटरव्यू में बैठ के कहते हैं कि भाई, अमेरिका और इसराइल के इंटरेस्ट की जहां पर बात आएगी ना, वहां पर हमने अमेरिकन इंटरेस्ट को आगे रखना है। फिर जेडी वेंस की इससे पहले एक खबर सामने आई थी कि नेतन्याहू के साथ जो है वो मामलात के हवाले से बड़ी बहस हुई। फिर एक और चीज़ उन्होंने आकर कही कि ये क्या इसराइल के वजीर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद कर रहे हैं, ये जेडी वेंस कह रहे हैं, और अगर हम ना होते तो तुम तबाह हो जाते। हम तो तुम्हारे वो इत्तेहादी, पूरी दुनिया में तुम नेतन्याहू की एक ही बंदा बात सुनता है, ये जेडी वेंस कह रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप है। वो एक सुपर पावर का लीडर है और हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी से 2/3 ने तुम्हें बचाया पूरी दुनिया से। अब सिर्फ ये नहीं है कि हम पूरी दुनिया को, मीडिया को पढ़ते हैं, इसराइल के मीडिया को नहीं पढ़ते। अब इसराइल के मीडिया पे जब मैं ये सारी खबरें लेकर जाता हूँ पढ़ने के लिए, तो द टाइम्स ऑफ इसराइल या जेरूसलम पोस्ट लिखता है ये कि इसराइल के अंदर ये लोगों का ख्याल है कि अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, इलेक्शन के करीब आकर ये नेतन्याहू को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसकी बुनियादी एक वजह है, आज तक नेतन्याहू ने इसराइल की आवाम को हमेशा ये बताया है कि मेरे से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात अमेरिकन प्रेसिडेंट या अमेरिकन लोगों से नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह है कि हम सबको ये पता है कि जो सरमायादार है, जिसका जो है वो ताल्लुक या तो इसराइल से है या वो यहूदी है, अमेरिका के अंदर बैठा वो लॉबिंग करता है, वो लॉबी बनाता है। उस लॉबी के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। एक तो पॉलिटिशियन को फंड चाहिए होता है अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट करने के लिए, फिर उसको वोट चाहिए होते हैं सपोर्ट के लिए, मुख्तलिफ जगहों पर कोई बिल आ रहा है तो किसी जमात को चाहिए होते हैं। तो ये वो लॉबी है जो ये यकीनी बनाती है कि किसी पॉलिटिशियन को अगर जिताना है तो उसकी कैंपेन कैसी होनी चाहिए, उसको कितना पैसा चाहिए तो वो दिया जाता है। इसलिए कि बाद में जब उनकी असम्बलियों में बिल आए, इसराइल जिस बिल को सपोर्ट करता वो पास हो जाए, जिसकी मुखालफत करता उनकी असम्बलियाँ पास ना कर सके। सो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। उस नेटवर्क के अंदर रहते हुए इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी कन्विंस किया। लेकिन अब आकर अमेरिका इस जंग के अंदर थक गया। उसकी वजह यह कि इस पूरी जंग के अंदर, ये याद रखिएगा बात, कि इस पूरी जंग के अंदर सबको नुकसान हुआ सिवाय इसराइल के। एक तरफ तो उसका वो ये इमेज तो ख़राब हुआ कि उसको कोई मतलब उसकी हदूद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन नक्शे में किसका नक्शा, अगर आप वर्ल्ड मैप देखते तो किसका नक्शा बदला? ईरान अपनी जगह मौजूद है। ईरान ने तो अपने आप को डिफेंड किया और ऐसा डिफेंड किया कि वापस जवाब दिया। अमेरिका भी अपने नक्शे पे मौजूद है, ना उसमें कमी हुई ना ज़्यादा हुआ। इस तरह ईरान में भी कोई कमी नहीं हुई। फिर ये गल्फ स्टेट्स हैं आपकी, इसमें भी कोई नहीं हुआ। यूएई का वही नक्शा है, नक्शा तब्दील हुआ है इसराइल का। इसराइल ने लबनान का थोड़ा और एरिया अंदर ले लिया, उसको येलो लाइन कह दिया, येलो जोन कह दिया, वहाँ पे अपनी फौजें खड़ी कर दी। इसी तरह गजा का और इलाका अंदर ले लिया, वहाँ पर सिक्योरिटी जोन कायम कर दिया। इस तरह सीरिया में अपनी फौजें रखी हुई हैं। तो
उसको एक फ्रंट पर नुकसान हुआ, वो ईरान का फ्रंट था और वो सबसे बड़ा फ्रंट था। उसका चार्ज बैक ही इतना ज़्यादा है कि वो नेतन्याहू को जाकर डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए तो वो चाहता है कि कोई मुआहदा ना हो। इसलिए तो बार बार वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि यार लबनान में सीज। आपको याद होगा अमेरिका जिस दिन ये 40 दिन की वॉर के बाद ईरान की इसराइल की जो जंगबंदी हुई थी यूएस के साथ, उस जंगबंदी के अंदर जंगबंदी के यानी सीज फायर के दूसरे या तीसरे दिन ही, अभी शायद 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे, लबनान पर 100 से ज़ायद हमले कर दिए गए थे इसराइल की जानिब से 10 मिनट के अंदर। इतना बड़ा हमला किया। फिर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज से एक हफ्ता पहले वहाँ पर फॉस्फोरस बम गिराए जा रहे हैं। फॉस्फोरस बम होता है जो एक वाइट कलर का धुआं फैलाता है और ये जब ऑक्सीजन इसको मिलती है तो ये मज़ीद आग भड़काता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि शहरी आबादियों पर जब आप फॉस्फोरस बम फेंकते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी हवा में ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, हम जिंदा हैं उसकी वजह से, वो ऑक्सीजन उसको मज़ीद भड़काती है। उसमें से फिर निकलते हैं शोले और वो छोटे छोटे हिस्सों में लोगों पर गिरते हैं। एक तो उससे फेफड़े ख़राब होते हैं उस धुएं की वजह से, दूसरा वो जिन लोगों की आंखें ख़राब होती हैं और फिर जिन लोगों की स्किन पर जाके वो गिरते हैं वो झुलस जाती है। तो शहरी आबादी के अंदर और उन गांव देहातों के अंदर वो चला क्यों रहा है? ताकि लोग इवैक्यूएट करें, ये एरिया खाली हो, ताकि मैं बुलडोज़र यहाँ पर ला के उसको फेर कर सिक्योरिटी जोन बना लूँ। सो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर अमेरिका ना तो अभी तक कन्विंस कर पाया, ना इसराइल अमेरिका की बात मान रहा है। इसीलिए नेतन्याहू ने एक फ्रंट खोला हुआ है लबनान का कि अपने लोगों को बता सके कि देखो यार हमें कितना ख़तरा है, इस ख़तरे का वाहिद हल मैं हूँ, आपको इस खतरे से बचाने की वाहिद वजह मैं हूं। लेकिन इसराइल के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक चेंज हो रहा है। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि एक तो नेतन्याहू जो अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं उनको अर्ली इलेक्शन में लाना चाह रहा है, और अर्ली इलेक्शंस में वो ये करना चाह रहा है कि अर्ली इलेक्शन भी होगा तो मतलब अगर 13 तारीख को असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो रही है तो वो 7 दिन पहले जो है वो इलेक्शन वो असम्बलियाँ तहलील कर देगा, और उसके बाद इलेक्शन अगर 15 दिन 20 दिन 25 दिन बाद होने हैं तो वो फिर 15 दिन बाद हो जाएंगे। तो वो कोशिश कर रहा है कि जितना पहले से पहले हो जाए, क्योंकि वॉर का माहौल बना हुआ है। इस वॉर के माहौल के अंदर उसके लिए ज़्यादा आसान है इलेक्शन जीतना। लेकिन दूसरी तरफ आप ईरान का मौक़िफ़ देख सकते हैं, और आप सिर्फ वो 14 पॉइंट्स पढ़ लें ना जो मुआहदा हुआ है, आपको पता लग जाता है जीत किसकी हुई है, क्योंकि उसमें से कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर ईरान को मसला हो। वो सारे वो पॉइंट्स। और फिर देखें इस जंग की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, अमेरिका क्या कामयाबी कहता है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, हम जंग में जीत गए हैं, कहते हैं हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला दी। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो 28 फरवरी से पहले खुली हुई थी, वहां पर तो कोई टैक्स भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप तो गए थे रिजीम चेंज कराने, आप तो गए थे ईरान की इनरिच यूरेनियम उठाने, आप तो गए थे उसकी नेवी को, उसकी एयरफोर्स को, उस ईरान को मुकम्मल तबाह करने। वो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि कभी इशू था ही नहीं, वो इशू रिजॉल्व करा के आके कहते हैं हमारी बड़ी कामयाबी हो गई है। और इसमें इटसेल्फ डोनाल्ड ट्रंप को भी जो है वो नुकसान हुआ। जो सर्वेज अमेरिका में बताते हैं वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की इन पॉलिसियों, इसीलिए आपको आजकल मैं आपको एक और चीज़ याद कराता हूँ, डिजिटल मीडिया के अंदर आपको आजकल अगर शायद आप फॉलो करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को या उसके वीडियोस आपके सामने आती हैं या अमेरिकन पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, तो आजकल बराक ओबामा की वीडियोस बहुत सामने आना शुरू हो गई हैं। उसकी वजह यह है कि लोग डोनाल्ड ट्रंप से इख्तलाफ करते हुए अब उनकी जो मुखालिफ पार्टी है उसको वीडियोस या उसका कंटेंट देखना शुरू हो गए कि वो क्या कह रहे हैं, और उस कंटेंट को बाय करना शुरू कर दिया है। तो ये वॉर, मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, उसके अंदर तो शायद डोनाल्ड ट्रंप को इतना बड़ा धचका ना लगे, लेकिन इस वॉर ने अमेरिकन अवाम को भी क्लियर किया कि 1979 से लेकर आज तक बताया गया कि ईरान हमारा दुश्मन है, लेकिन ईरान ने इस वॉर के अंदर एआई कंटेंट के अंदर या डिजिटल कंटेंट के साथ पूरी दुनिया को बताया, इंग्लिश कंटेंट में बताया, रैप म्यूजिक में बताया, जिस जुबान में अमेरिकन समझते हैं अमेरिकन को बताया, जिस जुबान में इसराइली समझते हैं उनको इसराइल के अंदर लोगों को बताया कि नहीं, ये जो आपको बताया गया है ये सब झूठ था, सच क्या है हम आज लिख रहे हैं। और ईरान उस सच को ऐसा लिख रहा है कि सदियों तक लोग याद रखेंगे। मशरिक़ वुस्ता के हवाले से लोग ये याद रखेंगे कि तमाम ममालिक एक तरफ थे, वर्ल्ड पावर, सुपर पावर एक तरफ थी, इसराइल एक तरफ था, उसके बावजूद अकेला खड़ा एक मुल्क लड़ता रहा, और ऐसा लड़ा कि सबको एट अ टाइम जवाब भी दिए और अपने मुल्क की खुद मुख्तारी को भी बरकरार रखा।